यूरोप जो है हमारी एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पर 6th नंबर का कॉन्टिनेंट है। एरिया वाइज इट इज 6th एंड पॉपुलेशन वाइज यानी जनसंख्या के आधार पर ये तीसरे नंबर पर है, 3rd नंबर पे है। गुड इवनिंग। क्षेत्रफल के आधार पर ये 6th नंबर पे है और जनसंख्या के आधार पर यूरोप जो है तीसरे नंबर पे है। याद करना है, ये जनसंख्या की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर सबसे ज्यादा नगरीकरण है यानी शहरीकरण है। ठीक है, शहरीकरण जिसे कहेंगे सबसे ज्यादा यूरोप में ही है। ठीक, यूरोप में एक कंट्री है यूके। क्यों इंपॉर्टेंट है? यूके में से ही जो है यूके 200 साल, कितने साल भारत पर राज करके गए हैं अंग्रेज, राइट। तो यूके में एक शहर है मैनचेस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक शहर है मैनचेस्टर। पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर है ये। इसी शहर के नाम से हम कहते हैं ना मैनचेस्टर ऑफ यूपी, मैनचेस्टर ऑफ गुजरात, या कुछ भी कहते हैं ना मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, राइट। तो ये इसी शहर के नाम से है क्योंकि ये पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर है। कौन सी कंट्री का है? तो यूके कंट्री का है। अब मैं आपको इसकी फिजिकल जो पोजीशन है वो बता देती हूँ। यूके इस तरह से फैला हुआ है, सॉरी यूरोप इस तरह से फैला हुआ है। इसको मैं थोड़ा आपको ब्लॉक डायग्राम की तरह बताती हूँ। मान लीजिए ये है हमारे पास यूरोप, राइट। यूरोप है, इस तरफ को कौन सी कंट्री है? यहाँ पे है रशिया। रशिया है, तो रशिया इतनी बड़ा इसका एरिया है, ये आधा एशिया में पड़ता है और इसका कुछ पार्ट 30% जो है, लगभग 30% जो है यूरोप में है। तो आप इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हो। यहां पर एक माउंटेन रेंज हम बनाएंगे यूराल। इसे इसी तरीके से बनाना हमने पढ़ा था कि यूराल पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। यूराल, यूराल माउंटेन्स, ठीक। यूराल पर्वत जो हैं अलग करते हैं यूरोप को रशिया से या फिर एशिया से, ठीक। रशिया का ये जो रशिया है इसका लगभग 60 to 70% एशिया में पड़ता है, बट यहाँ पर भी कुछ पोर्शन रशिया का 20% हिस्सा जो है यूरोप में पड़ता है। तो एक कंट्री दो कॉन्टिनेंट में है, एशिया में भी है रशिया का कुछ भाग और यूरोप में भी रशिया का कुछ भाग है। वैसा ही एक और कंट्री है यहाँ पर जिसका नाम है टर्की, तुर्क जिसे कहते हैं, तुर्की, ठीक। तुर्की भी एक ऐसा ही देश है जिसका कुछ भाग एशिया में है और कुछ भाग कहाँ पर है? यूरोप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आपने। कौन से पर्वत इन्हें अलग करते हैं एशिया से? तो यूराल पर्वत जो है इन्हें अलग करते हैं रशिया से, ठीक। इस तरफ कौन सी कॉन्टिनेंट है? महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप हमने देखा था, अफ्रीका, ठीक। अफ्रीका है। अफ्रीका और यूरोप के बीच में हमने कौन सा देखा था? सागर, सी देखा था हमने, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक। तो आप इसे इस तरीके से याद करना कि यूरोप के ईस्ट में, पूर्व में है
ईस्ट में है एशिया, ठीक। साउथ में है इसके अफ्रीका, जो कि कौन इसको अलग करता है अफ्रीका से? मेडिटेरियन सी जो है, भूमध्य सागर इसे अफ्रीका से अलग करता है। इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। और यहां पर इसके वेस्ट में है अटलांटिक, ठीक है जी। अटलांटिक ओशन जो है इसके वेस्ट में है। ये है इसकी फिजिकल पोजीशन। यहां पर मैं आपको 2 और सी लिखवा देती हूं यहीं पर साथ में ही। लार्जेस्ट सी हमने देखा था ना, लार्जेस्ट सी कैस्पियन सागर, तो वो भी जो है यहाँ इसकी पोजीशन ऐसे है, कैस्पियन सी। जस्ट लोकेशन है कैस्पियन सी की, ठीक है। तुर्की, कजाकिस्तान, रशिया, एशिया के कुछ कंट्री, एशिया की कुछ कंट्रीज और रशिया वगैरह कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री लगाते हैं। वैसे ही जस्ट आपको लोकेशन याद रखनी है कि ये यूरोप में पड़ता है, राइट। एक और सी है यहाँ पर, ब्लैक सी। ये यूरोप के मध्य स्थित हैं, मध्य नहीं, थोड़े साउदर्न पोर्शन में ये प्रेजेंट है, बट नोट कर लेना है। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, जो कि लार्जेस्ट लेक हमने देखा था कैस्पियन सी, वो यूरोप का हिस्सा है, राइट। अब यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कॉकस, CAU, इसको मिटा दीजिए, ऐसे लोकेटेड है, CAUCASUS, कॉकस माउंटेन, ठीक है। ये यूराल और कॉकस पर्वत श्रृंखलाएं इस तरह से हैं। एक किताब मैंने देखी थी जिसमें लिखा था कि यूराल और कार्कस जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो यूरोप को एशिया से अलग करती हैं, बट इसकी फिजिकल लोकेशन कॉकस की, कार्कस की इस तरीके से है। ये एशिया की बाउंड्री पर नहीं लगता है, इसकी इस तरीके से लोकेशन है, ठीक है। और यूराल जो है इस तरीके से है जिससे ये एशिया से अलग हो रहे हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं इसके जो फिगर्स हमने याद करने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत जरूरी हैं, वो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एल्ब्रस, एल्बर्स या एल्ब्रस जैसे भी आप पढ़ें, माउंट एल्ब्रस। एल्ब्रस 2228, हाँ सॉरी 5642 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। और इसका लोएस्ट पॉइंट भी लिख लीजिए, लोएस्ट पॉइंट या फिर डीपेस्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। डीपेस्ट पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट यानी समुद्र तल से नीचे, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर इसकी अगर हाँ -28 मीटर, 128 मीटर इतनी इसकी डेप्थ है, ठीक। ओके ठीक। जो हम बहुत खुशहाल देश देखते हैं जैसे फिनलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड वगैरह, वो सारे यूरोप का ही भाग है, राइट। तो कुछ देश जिनकी कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। एनवायरनमेंट की दृष्टि से हमें इसका एक क्वेश्चन आता है कि कोपेनहेगन प्रोटोकॉल है ना, एनवायरनमेंट क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, वो सब कुछ शहर जो हैं यूरोप में हैं। तो देखते हैं, डेनमार्क की कैपिटल है, डेनमार्क की कैपिटल है
कोपनहेगन, ये अभी थोड़े दिन पहले एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था। कोपनहेगन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज सेफेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। नोट कर लीजिएगा, सबसे सुरक्षित जो कैपिटल सिटी है पूरे विश्व की, पूरे विश्व भर में, वो कौन सी है? डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन, सेफेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। और इसी स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन आया था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित राजधानी जो है किस देश की है? तो वो डेनमार्क की है, कोपनहेगन, राइट। फिर उसके बाद फिनलैंड हम पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है तो सबसे खुशहाल शहर, सबसे खुशहाल देश कौन सा आता है? फिनलैंड आता है। फिनलैंड की कैपिटल लिख लीजिएगा, हेलसिंकी। हेलसिंकी यहाँ की कैपिटल है। साथ में यहाँ पर जो नोकिया का फोन हम यूज करते थे ना, नोकिया कंपनी फिनलैंड की ही है। नोकिया जो कंपनी है वो फिनलैंड की ही है। फिनलैंड में नोकिया रिवर बहती है, उसी के नाम से कंपनी का नाम है नोकिया रिवर। ठीक है जी, नोकिया रिवर है फिनलैंड की, उसी के नाम पर ये कंपनी का नाम है। नोकिया कंपनी फिनलैंड की ही है, राइट। अब डेनमार्क में एक आइलैंड है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो देश है उसका ये भाग नहीं है, अलग से बहुत बड़ा ये आइलैंड है। डेनमार्क काफी दूर है, ठीक है, राइट। तो ग्रीनलैंड क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि किसकी एडमिनिस्ट्रेशन में है? एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डेनमार्क, राइट। देश पूछे तो देश किस, कौन डेनमार्क को एडमिनिस्टर करता है, किसके प्रशासन में है? तो डेनमार्क के प्रशासन में है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें जो हमने यहां से की, कोपनहेगन सेफेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड एंड ग्रीनलैंड जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया का, वो किसके एडमिनिस्टर के अंडर है? तो डेनमार्क के एडमिनिस्टर के अंडर है। फिनलैंड की कैपिटल लिख लीजिएगा, हेलसिंकी। वैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक पूछा जाता है, बट फिर भी हैप्पीनेस रिपोर्ट में कई बार पहले, दूसरे, तीसरे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद हाँ, हम पढ़ते हैं ना छोटा नागपुर प्लेट्यू, पढ़ते हैं ना छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसे कहते हैं रुर, भारत का रुर, पढ़ते हैं ना ऐसा, भारत का रुर मतलब कि मिनरल्स में बहुत रिच, हमारे जो खनिज हैं उनमें रिच है, तभी रुर कहते हैं। और भारत का रुर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू को। वैसे ही जो रुर शहर है वो किस देश का शहर है? वो देख लीजिए, जर्मनी। यूरोप में एक कंट्री है जर्मनी। जैसे मैंने आपको मैनचेस्टर बताया ना, मैनचेस्टर भी यूके की एक शहर का नाम है, वैसे ही जर्मनी कंट्री है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। तो जर्मनी में ही एक शहर है जिसका नाम है रुर। ऐसे जैसे भारत का रुर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को। तो वो इसी वजह से कहते हैं कि जो रुर शहर है, जो रुर सिटी है, वो क्या है? वर्ल्ड बिगेस्ट एंड रिचेस्ट प्लेस इन कोल रिजर्व, राइट। वर्ल्ड बिगेस्ट एंड richest place in coal reserve,
मतलब कि कोयला, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? जर्मनी के रुर में मिलता है। वैसे ही हम पढ़ते हैं इंडिया का, राइट। तो रुर शहर है, इसीलिए इसके नाम पे फिर दूसरी जगहों पर जहां जहां अच्छी मात्रा में अच्छा कोयला मिलता है या ज्यादा मात्रा में कोयला मिलता है तो उस जगह को रुर कहते हैं। वैसे ही इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर हमने मैनचेस्टर देखा था, उसी तरीके से जो बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइज या प्रॉपर डेवलप हुआ शहर होता है उसे मैनचेस्टर का दर्जा देते हैं। रुर शहर है जर्मनी का, जो कि जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा कोयला हमें मिलता है। ठीक, हमने खनिज तेल कहाँ देखे थे? वेनेजुएला में देखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद रूर में भी एसएन माइंस हैं, एसएन खाने हैं जहां पर ये कोयला मिलता है, इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में बहुत सारे शहर हैं, जैसे म्यूनिक जो म्यूजिक के लिए है, फ्रैंकफर्ट ट्रेडिंग शहर है, काइल, हैम्बर्ग जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए वो छोड़ दीजिए। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड कंट्री भी कहां पर है? यूरोप में है। स्विट्जरलैंड कहां पर है? यूरोप में है। राजधानी लिखिए बर्न। बहुत सारे ऐसे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है, या फिर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर की बातें हम देखते हैं तो स्विट्जरलैंड के बहुत सारे शहर हैं जहां पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस या फिर प्रोटोकॉल जो हैं साइन हुए, तो उन शहरों के नाम आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे बेजल प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं, राइट, तो बेजल शहर भी स्विट्जरलैंड में है। फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रोटोकॉल था किस लिए? O3 कार्बन ओजोन लेयर के लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट। तो मॉन्ट्रेक्स शहर है यहाँ पर, मॉन्ट्रेक्स। जेनेवा में कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स है वो आपके लिए होमवर्क है। वैसे इनके बाद हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लास में करवा दूंगी आपको कि कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो जेनेवा शहर कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का है। फिर फ्रांस, बेल्जियम, बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबके नाम मैं आपको नहीं लिखवाऊंगी। हाँ, एक कंट्री लिख लीजिए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कहां पर है? यूरोप में है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कितना इसका एरिया है तो वो भी लिख सकते हो आप, 2.4 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2.5 किलोमीटर के स्क्वायर का एरिया जो है वेटिकन सिटी का है। एक तरह से लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से देशों से ही घिरी हुई है, और एक ऐसा शहर देश है जहां पर फीमेल्स अलाउड नहीं है। जो पोप होते हैं ना, मेल पोप, राइट, उन्हीं के लिए ये कंट्री है, वहां पर फीमेल जो है अलाउड नहीं है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक, अब इसके बाद ओके, यूके का मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। ओके, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं ना, अंग्रेज आए थे तो ग्रेट ब्रिटेन
बोलते हैं ना, ब्रिटेन से आए थे जी अंग्रेज, तो ब्रिटेन, यूके और ग्रेट ब्रिटेन ये मिलके यूके कहलाते हैं, राइट। यूके जो है 3-4 देशों को मिलकर बनता है। यूनाइटेड किंगडम, जैसे यूएसए है ना, यूएसए बहुत सारी स्टेट्स को मिलके बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। वैसा ही यूके जो है 3-4 देश है, मैं आपको बताती हूं। जैसे है स्कॉटलैंड, फिर है इंग्लैंड, और है वेल्स। ये जो 3 कंट्रीज हैं, इनको मिला के ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक, राइट। इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी ये चीज, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जो यूनाइटेड किंगडम है ये 3 देशों से मिलकर, 3 देश मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना रहे हैं। और इन तीनों के ही साथ 2 और हैं, जैसे पोलैंड और लिथुआनिया। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, छोड़ दीजिए। बाल्टिक सी, कुछ सीज देख लीजिए। बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर है, जिसके साथ जो देश सीमा लगाते हैं उन्हें बाल्टिक नेशन भी कहते हैं। तो बाल्टिक नेशन भी 4 हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और बेलारूस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बाल्टिक सी देखना है, ये कहां पर है। तो बाल्टिक सी जो है नॉर्थ पोलैंड, लिथुआनिया, साउथ सूडान, नॉर्थ साउथ स्वीडन, बाल्टिक नेशन, जर्मनी वगैरह इनके साथ है, मतलब बीच यूरोप में ये है, बाल्टिक नेशंस के साथ ये सीमा लगाता है। और जो भी देश बाल्टिक सी के साथ सीमा लगाते हैं उनको बाल्टिक नेशन के नाम से जाना जाता है, राइट। जो यहां से इंपॉर्टेंट था वो मैंने वैसे डिस्कस कर दिया। ओके। इंग्लैंड की गंगा किस नदी को कहते हैं? इंग्लैंड की गंगा, थेम्स रिवर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थेम्स रिवर कहां पर है? थेम्स रिवर, तो थेम्स रिवर है इंग्लैंड में, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है ग्रासलैंड्स, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूक्रेन और रशिया की युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, राइट। तो यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन प्लस रशिया। रशिया में तो हमने देखे थे ना, क्या थे घास के मैदानों के नाम? स्टेपीज। वैसे ही हम एशिया के घास के मैदानों के बारे में सुनते हैं, तो वही चीज, रशिया यूरोप का भी भाग है और एशिया का भी भाग है, इसीलिए स्टेपीज तरह के जो घास के मैदान है वो यूरोप में भी हमें देखने को मिलते हैं। है कहां पर ये? तो ये यूक्रेन और रशिया इन भागों में है, ठीक है। इसके बाद हंगरी कंट्री में टेम्परेट टाइप के और यूक्रेन और रशिया के इन मैदानों को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों जाना जाता है? जैसे ही यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था, अभी भी वो कंटिन्यूशन में ही है, अभी तक भी दो एक साल हो गए, खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो उसकी वजह से पूरे विश्व भर की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। उस युद्ध की वजह से मैक्सिमम आपने कहीं कहीं शॉप्स में सुना होगा कि युद्ध है, रेट तो बढ़ेंगे ही, राइट। तो वैसी चीज कि अगर यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं
तो उसका वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। ब्रेड बास्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत अनाज जो है इस पोर्शन में उगाया जाता है। वैसे भी रशिया जो है हमारा, चलिए छोड़िए इस चीज को, बट फिर भी जैसे हमारे इंडिया में होता है ना गरीब के पास कम जमीन, अमीर के पास ज्यादा जमीन, ऐसा रशिया में नहीं है। रशिया में हर एक को व्यक्ति को जो है प्रॉपर पूरी तरह से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। और मतलब अगर रशिया युद्ध में भी इन्वॉल्व है फिर भी रशिया के लोग भूखे नहीं मरेंगे। इस तरीके का जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहां पर। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेपीज मैदान, जो कि यूक्रेन और रशिया में है, राइट। ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहना आप, वर्ल्ड नहीं यूरोप। जो पोर्शन रशिया और यूक्रेन का स्टेपीज का मैदान यूरोप में है उसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, राइट। दूसरी तरह के घास के मैदान मिलते हैं यहाँ पर, पुस्तश, PUSTAS, पुस्तश ग्रासलैंड्स। ये कौन सी कंट्री में है? तो पुस्तस कहा जाता है हंगरी में। हंगरी देश में घास के मैदानों को पुस्तस इस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। ओके, वोल्गा रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, राइट। ये भी रशिया में ही है। जो पोर्शन रशिया का यूरोप में है वहां पर ये रिवर बहती है, वोल्गा। और लार्जेस्ट लेक लाडोगा, लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप। दो कंट्रीज लिखिए, जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है ब्लैक फॉरेस्ट और एक माउंटेन्स हैं, वो लिखना है बॉस्केस माउंटेन्स। ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? तो यूरोप में मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और पर्वत श्रृंखला जो इंपॉर्टेंट है वो है एल्प्स माउंटेन कहाँ मिलते हैं? तो ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों में मिलते हैं, राइट। एल्प्स माउंटेन की ही एक पर्वत है जिसे कहते हैं मैटरहॉर्न माउंटेन। कहां पर है ये? स्विट्जरलैंड में है। आपके लिए पता क्या होमवर्क है? हिमाचल का मैटरहॉर्न पर्वत किसे जाना जाता है? मैटरहॉर्न माउंटेन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा पर्वत या ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो मैटरहॉर्न की तरह दिखता है? ये आपके लिए होमवर्क है, ये जरूर करना है, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। कि मैटरहॉर्न किसको जाना जाता है? हिमाचल के। ये जो मैटरहॉर्न पर्वत है
ये कहाँ पर है? एल्प्स माउंटेन में है और स्विट्जरलैंड में है। इसी की तरह सेम दिखने वाला पर्वत हमें भारत में कहीं पर मिलता है, वो आपने सर्च करना है, ठीक है, राइट। ओके, जो एल्ब्रूस पर्वत था, हाईएस्ट माउंटेन एल्ब्रस माउंट एल्ब्रस, ये कार्कस पर्वत श्रृंखला का भाग था, इंपॉर्टेंट है, कॉकस माउंटेन रेंज, ये इसका भाग था। इसका एल्प्स माउंटेन से कोई लेना देना नहीं है। इसकी हाइट कितनी थी? तो लगभग 5600 के आसपास थी, ठीक। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट है। इटली की राजधानी सिसिली, माउंट, चलिए इतना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल क्वेश्चन आता है, कौन ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया, या फिर आता है किसने इंग्लिश चैनल को पार किया, है ना, तैर के पार किया। ऐसा हम लाहौल स्पीति में है, मैटरहॉर्न पीक इन एचपी। मैंने पूछा नाम, उस पीक का नाम, अगर वो कोई ग्लेशियर भी है तो उसका नाम बताइए मुझे। इंग्लिश चैनल आपने पढ़ा होगा कि नाम आता है, इसने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया, गेफांग ग्लेशियर, बिल्कुल सही। गेफांग ग्लेशियर को मैटरहॉर्न पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। साथ में एक और नाम भी है इसका, लाहौल का मणिमहेश, इंपॉर्टेंट है, लाहौल का मणिमहेश भी इसे कहते हैं। मैटरहॉर्न पर्वत की तरह भी ये दिखता है, राइट, ठीक, इंपॉर्टेंट है। गेफांग देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति में इनकी पूजा होती है। गेफांग प्लस ब्रिजेश्वरी देवी, इनके नाम से हालदा फेस्टिवल होता है, राइट, हालदो न्यू ईयर का फेस्टिवल। चलिए, इंग्लिश चैनल इज बिटवीन यूके एंड फ्रांस। इंग्लिश चैनल है क्या? तो इट इज अ वाटर बॉडी, स्ट्रेट जिसे हम कह रहे थे, स्ट्रेट जल संधि, यूके और फ्रांस के बीच में है और जोड़ती किस किस को है? तो ये नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है, ठीक है। अटलांटिक ओशन को आर्कटिक से ये जोड़ने का काम करती है। जैसे मान लो ये यूरोप है ना, आपको मैं मैप की हेल्प से बताती हूं, राइट। जो फ्रांस है वो मेन यूरोप के मेन लैंड का भाग है, राइट। फ्रांस जो है यूरोप के मेन लैंड का भाग है। बट जो हमारे यूके है, यूके के मैंने 4-5 देश आपको बताए हैं, वो एज अ आइलैंड अलग हैं, राइट। यूके अलग है, मेन लैंड का हिस्सा नहीं है, राइट। और यहीं पर ही ये जो बीच में इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल जल संधि है। इस तरफ को अटलांटिक ओशन है और ऊपर को आर्कटिक है। आर्कटिक को नॉर्थ ओशन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। आर्कटिक को उत्तरी महासागर भी कहते हैं और अटलांटिक को साउदर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए। यूके जो है एज अ आइलैंड अलग है, यूरोप के मेन लैंड का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना बहुत है। स्ट्रेट जिब्राल्टर मैंने आपको बता दिया था, जो कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में थी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यूरोप से हम इतना ही पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके देन, आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी चीजें। किसी को आज की क्लास से कोई डाउट